सर इससे फिर अगला सवाल ये बनता है कि इसका नॉर्मली क्राइटेरिया क्या होता है कि जब ये मुख्तलिफ स्कॉलरशिप आपने बताया तो उनमें कोई भी स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकता है या कोई क्राइटेरिया होता है? हम बात कर रहे हैं जर्नली सर, डेफिनेटली जी जी हर कंट्री के हिसाब से ये वेरी करेगा, पोजीशन के हिसाब से वेरी करेगा, लेकिन जर्नली क्या क्राइटेरिया होता तो है? हम अगर आप कहें तो हम यूजुअली पहले तो सिंपल सर्च करते हैं कि आप लिखते हैं अपना सब्जेक्ट लिख देते हैं, उससे रेलेवेंट प्रोफेसर, तो सर्च इंजन्स जो हैं। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक कहें तो मैंने एक अपने तौर पे जो ट्राई किया था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जब आप रिसर्च करते हैं तो आप लिटरेचर डाउनलोड करते हैं दूसरों का, तो पेपर्स पढ़ने के लिए, तो वो पेपर एग्जैक्टली आप वही डाउनलोड करते हैं जो आपने पढ़ने होते हैं कि आपको वो यूनिवर्सिटी ही स्कॉलरशिप दे दे, अदर देन फंडिंग एजेंसीज जो इंटरनेशनल हैं। तो दोनों अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं, तो इसके लिए स्टूडेंट कोशिश कर सकते हैं। सर थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ी डिटेल में एलोबरेट कर दिया। जनरली बात की कि जीआरई टॉफल या आईएलटीएस के लिए चाहिए है, तो कैसे आप क्या सजेस्ट करेंगे कि क्योंकि हमारी मोड ऑफ कम्युनिकेशन नॉर्मली अगरचे यूनिवर्सिटी में इंग्लिश है लेकिन फिर भी स्टूडेंट हेजिटेंट होते हैं, फ्लुएंटली बोल नहीं सकते समटाइम, या उतने एक्सप्रेसिव नहीं होते, तो आपके क्या सजेशंस हैं कि इन टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करने के लिए स्टूडेंट्स क्या स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं? इसमें मैं ऐड करूंगा, बिफोर मास्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर होता है, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड है तो वो अपनी इंटर्नशिप जब करता है उस वक्त कुछ छोटा सा प्रोजेक्ट ले सकता है जिस भी इदारे में करता है, और उसी आखिरी सेमेस्टर में जब उसको मौका दिया जाता है कि आप अपनी रिसर्च के थोड़े बहुत स्किल ले लें, एक्सपोजर लें, तो किसी सीनियर के साथ मिलके उसका सपोर्टिव रिसर्च के तौर पे उसके साथ शामिल हो जाए, तो एज ए को ऑथर भी उसमें आ सकता है और उसको स्किल्स भी मिल सकते हैं। ये बड़ा मैटर करती है। अगर आप अच्छी प्रपोजल बनाते हैं तो फिर आप खास तौर पे रिसर्च डिग्री में, तो वो प्रोफेसर उसको जरूर वेटेज देता है, और मेरे ख्याल में ये सारी चीजें जब किसी स्टूडेंट में होंगी तो उसकी सक्सेस रेट बहुत बढ़ जाता है। रेफरेंस लेटर जो है ये इसकी भी बड़ी अहमियत है एडमिशन में, कि अगर आपका पुराना टीचर आपकी अच्छी रैंक करता है आपको कि आप अच्छे स्टूडेंट थे, अच्छे लैब वर्कर थे, अच्छे इंसान थे, अच्छे आप कह लें मेंबर थे कम्युनिटी के, तो नेक्स्ट जो टीचर होता है उसको बड़ी सपोर्ट मिलती है कि जिसके साथ ये रह के आया है, जिसके साथ उसने काम किया है, वो इसको अगर अच्छा कह रहा है तो इट मीन ये अच्छा ही होगा। तो इस बात को अच्छा प्रेजेंट करने के लिए मेरा ख्याल है हम लोगों का भी, जो हमारे पाकिस्तान में टीचर्स हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा। आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो जो सर्च कैसे कर सकते हैं, उनसे मुतलका जो रेलेवेंट प्रोफेसर्स हैं या यूनिवर्सिटीज हैं, एक तो सिंपल है इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं, इसके अलावा वो हेल्प कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो या कोई एचईसी एक इदारा है जिसमें फॉरेन स्कॉलरशिप के बारे में कोई हेल्प होती है? तो एक फर्स्ट एंट्री जो है वो डिफिकल्ट होती है, तो उसके बाद तो फिर मैंने देखा है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट जो है ना जहाँ भी गए हैं बड़े ही सक्सेसफुल हैं। शायद ही मैंने कोई सुना हो कि कोई स्टूडेंट वहाँ नाकाम हो गया, बल्कि ये बहुत सुना है कि वो बहुत टॉप पे गए जाते ही अपनी क्लास में, अपने सेशन में, और बहुत सारे फैकल्टी में वहाँ चले गए, और ज़ाहिर है वहाँ फैकल्टी में जाना टफ है, लेकिन उन्होंने वो सारा कंपटीशन उसको क्रॉस किया, उसको लगे रहे कंसिस्टेंटली, और आजकल बहुत सारे ऐसे हमसे जो स्टूडेंट्स हैं हमारे या जो क्लास फेलोज थे जिन्होंने लगातार मेहनत की, तो वो बाहर की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में एज ए फैकल्टी मेंबर हैं, और उनको देख के बड़ी खुशी होती है। आप अपनी रिसर्च के बारे में लोगों से डिस्कस कर सकते हैं कि मैं ये रिसर्च कर रहा हूँ जी, आप ये कर रहे हैं, तो हमारा फीड मिलता है, आप इस प्रोसीजर को कैसे प्रोसीड करते हैं, मैं कैसे करता हूँ, तो शेयर कर सकते हैं चीज़ें। और मैं स्टूडेंट से कहता हूँ जब वो रिसर्च फील्ड में आते हैं कोर्स वर्क खत्म करके, कि ये काम आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। शायद सारी मुझे याद नहीं होंगी, लेकिन कुछ स्टूडेंट मुझे याद हैं कि जावेद इकबाल नाम के एक स्टूडेंट थे मेरे पास, उन्होंने एमएससी मुझसे की, फिर चाइना से उन्होंने पीएचडी की, और आजकल वो अमेरिका की यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और ही इज़ वेरी हेल्पफुल नाउ। अब वो उस दिए को आगे जलाते हैं, और यहाँ से हमेशा मुझे कहते हैं जी अच्छे स्टूडेंट मुझे बताएं, मैं उनको लूँगा और मैं उनको गाइड करूँगा। तो जो मेरे पास स्किल्स हैं वो मैं अब उनको ये अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करूँगा, उनके लिए फंडिंग के लिए सपोर्ट करूँगा, और वो हमेशा से सपोर्टिव होते हैं इस काम में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों,
आज जैसा कि मैंने प्रोमो में जो है शेयर किया था इंफॉर्मेशन आपके साथ कि हम बात करेंगे स्कॉलरशिप्स के हवाले से और कैसे मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स हैं उन पे आप अप्लाई कर सकते हैं और क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं जिनसे आप स्कॉलरशिप जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं मशकूर हूँ और मुझे बड़ी खुशी है कि आज जो गेस्ट हमारे साथ हैं ये बड़े मोहतरम मेरे उस्ताद हैं और अल्लामा इकबाल की तरह जिस तरह वो अंग्रेज उनको देने लगे थे तमगा तो उन्होंने कहा कि मौलवी शमसुद्दीन को दें, तो उन्होंने कहा अंग्रेजों ने कि ये कौन है, तो उन्होंने कहा कि ये मेरे उस्ताद हैं कि मैं आज जिस मकाम पे भी हूँ मैं उनकी वजह से पहुंचा हूँ। तो यही बात मैं सर के बारे में कहूँगा कि मैं और मेरे जैसे बहुत से स्टूडेंट्स आज जिस मकाम पे भी हैं तो हमारे जो इस मंजिल तक पहुंचाने में हमें उस सर जैसे शफीक उस्ताद का बहुत बड़ा रोल है। तो जी सर, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर प्रोफेसर हाफिज नईम असगर साहब। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर से कि थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि वो लोग कि जो सर के बारे में नहीं जानते या यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद या सॉइल साइंस से जिनका ताल्लुक नहीं है तो वो भी सर के बारे में थोड़ा सा जान लें। जी सर, थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि आज आपने हमें ज्वाइन किया और प्लीज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम मुजाहिद साहब, बहुत खुशी हुई आपसे मुलाकात करके। तो आई एम थैंकफुल टू यू कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम इंटरेक्ट कर सकें बाकी स्टूडेंट के साथ, और आपका जो ग्रुप है जो आप लोगों की वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं तो उसमें मैं भी कंट्रीब्यूट कर सकूं, तो मैं आपका नहायत मशकूर हूँ। मैं यहाँ यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट भी यहाँ का ही हूँ, और मैंने 2002 में पीएचडी यहाँ से कंप्लीट की। फिर मैंने एज ए पोस्ट डॉक्टरेट फेलो यूनिवर्सिटी ऑफ सस्कैचुआन में काम किया 1 साल के लिए, और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड ऑस्ट्रेलिया में काम किया, और उसके बाद फिर मैं कंटिन्यूसली इसी अदारे के साथ मुंसलिक हूँ। यहाँ से लेक्चरर और एसोसिएट प्रोफेसर, और आज मैं प्रोफेसर हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड एनवायरमेंटल साइंसेज में, और डायरेक्टर क्वालिटी हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में। अगर आप मुझसे मेरा पूछें तो सॉइल एंड एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में मेरा काम है, जो प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया, सॉइल प्लांट माइक्रोब इंटरेक्शंस और बायोरिमेडिएशन ऑफ कंटामिनेटेड सॉइल एंड एनवायरनमेंट, ये मेरी रिसर्च इंटरेस्ट है। जी, बहुत ज़बरदस्त सर कि आपने अपना डिटेल में तारफ़ करवाया। वैसे सर आज के हमारा सेशन मोस्टली स्कॉलरशिप के हवाले से है और आप इस हवाले से आपका काफ़ी तजुर्बा है क्योंकि आप खुद भी ऑस्ट्रेलिया में हेल एंडेवर के ज़रिए गए थे पोस्ट डॉक के लिए शायद, और आपने मेरे जैसे बहुत से स्टूडेंट्स को इस हवाले से गाइड भी किया है। तो मैं मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हम स्टार्ट इससे लेते हैं कि आप थोड़ा सा बताएं कि कौन सी ऐसी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, बैचलर या मास्टर या पीएचडी पोस्ट डॉक, जो कि वो पाकिस्तान में रहकर फॉरेन यूनिवर्सिटी में जिनके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। जी सर। थैंक यू। इसमें मैं ये कहूँगा कि जो अगर बैचलर लेवल पे देखें तो कंपैरेटिवली अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी हैं, क्योंकि बाहर का सिस्टम जो है वो ओ लेवल ये लेवल इन बच्चों को ज़्यादा प्रेफर करता है, लेकिन मास्टर और पीएचडी में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर लोकल लेवल की बात करें, पाकिस्तान क्या सपोर्ट करता है इसमें, तो हायर एजुकेशन कमीशन जो है बहुत सारे बच्चों को सपोर्ट करता है जो टैलेंटेड बच्चे हैं। पंजाब हायर एजुकेशन, इसी तरह सूबाई हायर एजुकेशंस भी हैं, वो भी सपोर्ट करते हैं, और बहुत सारी इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसी पाकिस्तान में रह के आप उनको उनके स्कॉलरशिप फंड कर सकते हैं। जैसे नेपर आपने बोला, कॉमनवेल्थ है, मैंने ये दोनों स्कॉलरशिप अवेल किए हुए हैं, और उसके बाद OIC का है, गवर्नमेंट ऑफ तुर्की का है, फुल ब्राइट है, डैड है, और थर्ड वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेज का है। आजकल चाइनीज स्कॉलरशिप बहुत सारे हैं, चाइना गवर्नमेंट जो है बहुत सपोर्ट कर रही है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को, तो चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज का बड़ा अट्रैक्टिव स्कॉलरशिप है और कंपैरेटिवली ज़्यादा इजीली स्टूडेंट्स को मिल भी जाता है। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनमें स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी प्रोफेसर से डायरेक्ट रब्ता कर लेते हैं किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में, तो उनके पास फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो वो भी आपको लिंक करवा देते हैं यूनिवर्सिटी सिस्टम से।
तो जब वो आपको होस्ट मिल जाता है तो फिर आपको स्कॉलरशिप मिलने के और उस यूनिवर्सिटी की अपनी फंडिंग में आपको शेयर मिलने में भी बहुत बड़ी चांसेस होते हैं कि आपको वो यूनिवर्सिटी ही स्कॉलरशिप दे दे, अदर दैन फंडिंग एजेंसीज जो इंटरनेशनल हैं। तो दोनों अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं, तो इसके लिए स्टूडेंट कोशिश कर सकते हैं। जी प्लीज। जी सर। सर थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ी डिटेल में एलोबरेट कर दिया कि मुख्तलिफ रीजनल स्कॉलरशिप्स हैं और मुख्तलिफ कंट्रीज की तरफ से स्कॉलरशिप्स हैं, और इसके अलावा मुख्तलिफ प्रोफेसर साहिबान जो हैं वो अपने ग्रुप में प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं और उनकी फंडिंग होती है, और वहाँ पे भी स्टूडेंट्स अप्लाई करके स्कॉलरशिप जो है वो ले सकते हैं। सर इससे फिर अगला सवाल ये बनता है कि इसका नॉर्मली क्राइटेरिया क्या होता है कि जब ये मुख्तलिफ स्कॉलरशिप आपने बताया तो उनमें कोई भी स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकता है या कोई क्राइटेरिया होता है? हम बात कर रहे हैं जर्नली सर, डेफिनेटली जी जी। हर कंट्री के हिसाब से ये वेरी करेगा, पोजीशन के हिसाब से वेरी करेगा, लेकिन जर्नली क्या क्राइटेरिया होता तो है इसमें? जो सम थंब रूल्स आप कह लें, थोड़ी सी जो कॉमन बातें हैं सब में, वो हम शेयर करेंगे कि एक तो मास्टर और पीएचडी लेवल में मोस्टली मैं यही बात करूंगा। इसमें आपके पास अगर स्टार्ट करें तो अच्छी सीजीपीए का होना, अच्छा आपका क्रेडेंशियल होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा आपके पास अगर रिसर्च डिग्री में जा रहे हैं आगे, ज़ाहिर है मोस्टली रिसर्च डिग्रीज होती हैं ये पीएचडी की, तो आपको अच्छी, अगर आपके पास पब्लिकेशन है फ्रॉम योर प्रीवियस जो आपकी डिग्री थी, तो वो आपके बड़े एडिटिव होता है, आपके लिए बेनिफिशियल होता है। उसके अलावा अगर आपके पास लैंग्वेज स्किल्स हैं, खासतौर पे इंग्लिश कंट्रीज में जाने के लिए, अगर आपके पास टॉफल है, आइल्स है या जीआरई है, तो ये आपके लिए बड़ा सपोर्टिव होता है। और उसके बाद है कि स्टूडेंट का जो लिंक है विद हिज और हर प्रोफेशनल प्रोफेसर्स इन द अदर यूनिवर्सिटीज। तो अगर वो कोई ऐसा होस्ट तलाश कर सकता है जो प्रोफेसर उससे एग्री हो जाए कि उसके क्रेडेंशियल देख के कि ये बच्चा इस काबिल है कि इसको स्कॉलरशिप मिलना चाहिए, और उसको सपोर्टिंग लेटर मिल जाए, तो फिर आपका स्कॉलरशिप जो है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यही रास्ता है, स्टूडेंट्स को पहले ये तलाश करना चाहिए कि उनके जो रेलेवेंट सब्जेक्ट के लोग किस यूनिवर्सिटी में हैं, और वो फिर फंडिंग एजेंसी कौन सी लिंक कर सकते हैं, क्या प्रोफेसर के पास अपने स्कॉलरशिप्स हैं, या वो आपको गाइड कर देते हैं कि आप फलां फंडिंग एजेंसी में अप्लाई करें, मैं आपको होस्ट लेटर देता हूँ। तो दोनों चीज़ें जब लिंक होती हैं तो आपका स्कॉलरशिप जो है उसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। जी सर। सर अब आपने भी बात की कि मुख्तलिफ आपने सर्च करना है कि कौन से प्रोफेसर साहिबान हैं या कौन से इदारे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें आपसे रिलेटेड या स्टूडेंट से रिलेटेड रिसर्च हो रही है। तो इस हवाले से आप लोगों को क्या या सुनने वालों को गाइड कर सकते हैं कि अप्रोच कैसे करना चाहिए? क्योंकि बहुत से स्टूडेंट वरी करते हैं कि कम्युनिकेशन हमारा बहुत बड़ा मसला है, कि एक फॉरेन प्रोफेसर जिसको कोई जानता नहीं है, कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो उसको अप्रोच कैसे हम करें, और उस इस हवाले से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? क्या स्ट्रेटजी स्टूडेंट फॉलो कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। मेरे ख्याल में हम रोज हमारे पास स्टूडेंट आते हैं जी, कि जब हम उन्हें कहते हैं कि आप किसी फॉरेन प्रोफेसर से रब्ता करें और उनसे कंसेंट लें कि क्या वो आपको होस्ट कर सकते हैं, तो सबसे पहला उनका क्वेश्चन यही होता है जी, हम उनको लेटर कैसे लिखें, हम उनको कैसे अप्रोच करें। तो ज़ाहिर है मोस्टली आजकल तो ईमेल, वो तो आप कह लें कि मसला हल हो गया, आप ईमेल से कर सकते हैं, लेकिन अगला काम है कि ईमेल किस तरह करनी, कैसे करनी, ईमेल में क्या लिखना है, ईमेल में अपने प्लस पॉइंट क्या देने हैं, अपनी कंसेंट कैसे देनी है, अपनी इंटरेस्ट कैसे शो करनी है, और कैसे मैच करना है कि आपकी जो इंटरेस्ट है वो प्रोफेसर की भी इंटरेस्ट है, वो इस तरह का स्टूडेंट चाहता है। तो इस चीज़ को मैच करने में थोड़ा सा आप अपने जो यहाँ लोकल टीचर्स हैं उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। तो एक दफ़ा अगर आप थोड़ा सा किसी टीचर के सीनियर के पास बैठ के पूछ लें जी कैसे, तो वो आपको तरीका बता देते हैं कि अपने प्लस पॉइंट लिखें, अपनी इंटरेस्ट लिखें, फिर देखें उनकी इंटरेस्ट है कि नहीं है इसमें, उनके पास कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो उस तरह फिर आप उसको अच्छी एप्लीकेशन बना सकते हैं, जो कवर लेटर आपने बना के फर्स्ट टाइम भेजना है। तो अगर वो इंटरेस्ट शो करते हैं तो फिर आप अपने बाकी सीवी और बाकी क्रेडेंशियल उनको भेजते हैं। तो इससे थोड़ी सी अगर गाइडेंस स्टूडेंट्स को दे दी जाए, और अगर आप ऑनलाइन कहें तो मैं यही कहूँगा कि एक अच्छे ईमेल लिखना आना चाहिए स्टूडेंट को, कि एक प्रोफेसर को रेस्पेक्टफुली वो ईमेल कर सकें कि मैंने ये डिग्री की है और इसमें ये मेरी रिसर्च थी, ये मेरे इंटरेस्ट थे,
इसमें ये मेरी पब्लिकेशन हुई है और इसमें ये हैंड ऑन ट्रेनिंग मेरे पास है, मैं ये इंस्ट्रूमेंट रन कर सकता हूँ और मैं इंटरेस्टेड हूँ आपकी लैब में जो काम हो रहा है, तो वो मेरे काम के साथ लिंक है। अगर मेरे काम को मैं अपडेट करना चाहूँ तो आपकी लैब मेरे लिए बहुत अहम हो सकती है। तो अगर आपके पास कोई स्लॉट है किसी स्टूडेंट की तो काइंडली मुझे कंसीडर करें और मुझे सपोर्ट लेटर दें। जी, ज़बरदस्त सर। अच्छा सर, आपके क्वेश्चन से आंसर से मैं थोड़ा-सा ऐड करना चाहूँगा कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मेरे प्रोफ़ेसर इधर हनोवर में फ्रूट साइंस के वन ऑफ द बेस्ट इन द फ्रूट साइंस। तो उन्होंने एक दिन मुझे बताया कि हमारे लोग अक्सर या स्टूडेंट करते हैं कि कॉपी पेस्ट बड़ा यूज़ करते हैं। तो कई दफ़ा ये होता है कि वो कॉपी का फ़ॉन्ट भी मैच नहीं करता कि प्रोफ़ेसर का नेम उधर वेबसाइट से उठाया, डिस्क्रिप्शन हाँ, किसी और से, तो वो जो फ़ॉन्ट है वो भी टैली नहीं करता। तो प्रोफ़ेसर ने मुझे बताया कि इस तरह के मैं 20 ईमेल रोज़ देखता हूँ और मेरा पहला रिएक्शन ये होता है डिलीट बटन। तो आपके इस आपने बड़ा एलैबोरेट अच्छा किया, तो उसमें सिर्फ़ ये मैं एक ऐड कर दूँगा कि जो भी आप करें उसको सीरियसली करें और उसको ये ना करें कि एक जैसे होलसेल रेट पे एक ईमेल बनाई और उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया। जी सर, इसके आगे एक सवाल आता है कि बहुत अच्छा आपने पॉइंट रेज़ किया, मैं भी इसमें थोड़ा-सा ऐड करना चाहूँगा। आपने अच्छा पॉइंट रेज़ किया। स्टूडेंट की सीरियसनेस जो होती है ना, जब स्टूडेंट ऐसी मेल करता है किसी को, तो प्रोफ़ेसर फ़ौरन देखता है कि वो कितना इंटरेस्टेड है और कितना सीरियस है इस काम में। तो फ़ौरन आप फर्स्ट गलत इंप्रेशन दे देते हैं। दूसरा इसमें स्टूडेंट एक और काम खराब करते हैं, वो मैं नहीं मेंशन कर सका यहाँ से। जब रेफ़रेंस लेटर लेने के वक़्त आता है किसी प्रोफ़ेसर से, तो आपका जो होस्ट प्रोफेसर है वो कह रहा है कि अपने पुराने प्रोफेसर से, पुराने टीचर से रेफरेंस लेटर मुझे लेके भेजें, तो स्टूडेंट उसमें कॉपी पेस्ट बहुत करते हैं। तो फॉर एग्जांपल 2 स्टूडेंट का जा रहा है, अज्यूम तो ये किया जाता है कि टीचर लिख रहा है उसके लिए, लेकिन क्योंकि जो क्रेडेंशियल है वो तो टीचर ने भी स्टूडेंट से लेने होते हैं, तो वो मोस्टली स्टूडेंट इस पे अपना काम नहीं करना चाहते और टीचर जो है अगर उसके पास टाइम नहीं है तो वो भी दोनों पे साइन कर देता है। तो नो डाउट इसमें टीचर का भी रोल होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं, तो टीचर भी शायद हर एक के लिए एक्सक्लूसिव लेटर नहीं बनाता। तो मेरे ख्याल में हर स्टूडेंट के लिए एक्सक्लूसिव लेटर बनना चाहिए और उसके लिए दोनों का रोल है। स्टूडेंट को भी अपने क्रेडेंशियल क्लियरली बताने चाहिए कि ये मेरे प्लस पॉइंट्स हैं और टीचर को उसको अच्छी तरह ड्राफ्ट करके तो अच्छा रेफरेंस लेटर जो है, ये इसकी भी बड़ी अहमियत है एडमिशन में कि अगर आपका पुराना टीचर आपकी अच्छी रैंक करता है आपको कि आप अच्छे स्टूडेंट थे, अच्छे लैब वर्कर थे, अच्छे इंसान थे, अच्छे आप कह लें मेंबर थे कम्युनिटी के, तो नेक्स्ट जो टीचर होता है उसको बड़ी सपोर्ट मिलती है कि जिसके साथ ये रह के आया है, जिसके साथ उसने काम किया है, वो इसको अगर अच्छा कह रहा है तो इट मीन ये अच्छा ही होगा। तो इस बात को अच्छा प्रेजेंट करने के लिए मेरा ख्याल है हम लोगों का भी जो हमारे पाकिस्तान में टीचर्स हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा इंक्लूडिंग माई सेल्फ कि अगर हम अपने बच्चों को बाहर प्रमोट करना चाहते हैं तो उनके लिए अच्छा लेटर एक डिजाइन करें, तो उसमें स्टूडेंट से उसके प्लस पॉइंट पूछ के तो उसको अच्छा एलैबोरेट करें ताकि वो उसके लिए पॉजिटिव बन सके और उसके एडमिशन में हेल्पफुल हो सके। जी, बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच। या मैं ये चीज़ ऐड कर दूँ कि मेरा रेफ़रेंस लेटर जो है वो सर ने ही काफ़ी सारे रेफ़रेंस लेटर दिए थे और ये शफ़कत सर ने फ़रमाई थी और इन्हीं के काइंड वर्ड से ही डेफ़िनेटली मेरी कहीं से सिलेक्शन हो गई थी। तो मैं यही कहूँगा कि जो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड होते हैं और पास बैठ के आके कहते हैं जी मेरे लिए लेटर लिखें, मैं ये जाना चाहता हूँ, इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है और मैं बड़ी इंटरेस्ट से ये काम करता हूँ अपने काम छोड़ के भी कि मेरे स्टूडेंट का अगर कोई काम होता है आगे वो तरक्की करता है तो हमारे लिए यही हमारी प्रोडक्ट यही है कि आप जैसे आप आला पोजीशन पे माशाल्लाह तरक्की करके बैठे तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हमारे लिए ये आप कह लें ऑनर की बात है कि किसी ने हमसे ग्लव्स पूछा था तो वो आगे पहुंचता पहुंचता यहाँ तक पहुंच गया बच्चा। जी, थैंक यू। बिल्कुल सर, ऐसे ही वो एक शम्मा से फिर एक नई शम्मा और फिर बहुत सी शम्माएँ आगे इसी तरह उजाला अंधेरों से के सफ़र से उजालों का हाँ, सफ़र चलता है, तो टीचर तो डेफ़िनेटली टॉर्च। ये तौफीक दिए रखे आगे उजाला फैलाने की और आप फैला रहे हैं मेरा ख्याल है। थैंक यू सर। अच्छा सर, अगला क्वेश्चन ये बनता है कि सीजीपी की आपने बात की, हाई एजुकेशनल ग्रेड्स और स्कोर्स की बात की, तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनका सीजीपीए 3 है या 3 से भी थोड़ा बहुत कम है या 3.2 3.25 है और इस तरह का कुछ है, तो ऐसे स्टूडेंट अपनी जो चांसेस हैं स्कॉलरशिप हासिल करने के या फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन के, उनको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? यानी एक साइड पे वो थोड़े से वीक हैं
कि एकेडमिक रिकॉर्ड उनका शो नहीं करता उनकी कॉम्पिटेंसी को या उनकी काबिलियत को, तो वो उसको कैसे कोई और ऐसे एडिशनल सर्टिफिकेट्स या कोई और चीज एडिशनल क्या कर सकते हैं कि ऑन द पेपर और वो बेहतर नजर आए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेरा ख्याल है आपने इसमें काफ़ी जवाब भी दे दिया है कि अगर आपकी एक साइड वीक रहेगी किसी वजह से, तो सीजीपीए इज़ नॉट एवरीथिंग। एक फैक्टर था आपका, तो अगर किसी वजह से रह गया, किसी वजह से वो पुरानी कोई कमज़ोरी रह गई है, तो हम उसकी बेस पे आगे स्टक नहीं होते। हम चाहते हैं स्टूडेंट को कि उसके साथ-साथ आप कोई और स्किल्स लें, कोई एडिशनल स्किल्स ले लें, कोई इंस्ट्रूमेंट के स्किल्स ले लें, आप पब्लिकेशन बेहतर कर लें। अगर आपकी सीजीपीए बेहतर नहीं हो सकी, तो आपकी पब्लिकेशन तो अब भी हो सकती है, आपके पास 30,000 से अच्छी पब्लिकेशन करें, अच्छे जर्नल में करें, और कोई प्रोजेक्ट बनाने की स्किल लें, कोई ऐसी स्किल्स लें कि आपकी वो कमी जो है वो पूरी हो सके। तो नो डाउट ये हो सकती है पूरी। अच्छा टॉफल का स्कोर ले लें, अच्छा जीआरई ले लें, तो जो यू हैव स्टिल फ्यूचर इन योर हैंड व्हेन इवन एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए स्टूडेंट को। ये ऐसी बात नहीं है कि उसको कभी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा जिसकी सीजीपीए थोड़ी है, मिल सकता है, और कई दफा वो अच्छा रिसर्चर, अच्छा वर्कर साबित होता है, क्योंकि आगे आपको पता है कि नेक्स्ट जो है कोर्स वर्क कम होता जाता है और आपकी रिसर्च वर्क बढ़ता जाता है। तो कई लोग उसमें तेज होते हैं, वो रट्टे में हो सकता है उतने तेज ना हो, जिसकी वजह से उनकी सीजीपीए कम हो गई, लेकिन वो रिसर्च वर्क में ज्यादा स्किलफुल होते हैं, तो वो उसको कवर अप भी कर जाते हैं और कई दफा वो आगे भी निकल जाते हैं। जी ठीक सर, जबरदस्त। अच्छा सर, ये अगला क्वेश्चन ये बनता है कि आपने इसका जवाब तो दे दिया कि हमने जनरल बात की, इंडेवर स्कॉलरशिप है, डैट है, कॉमनवेल्थ है, और इस तरह मुख्तलिफ चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, कोरियन है, जापानीज है, मलेशियन है, लेकिन एग्रीकल्चर और साइल साइंस से रेलिवेंट कुछ स्पेसिफिक स्कॉलरशिप्स हैं, जैसे फुल ब्राइट स्कॉलरशिप अमेरिका की है, इस तरह कोई स्पेशल एग्रीकल्चर या साइल साइंस से रेलिवेंट कोई है? मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन जो एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट जो लिंक हैं, जैसे एफएओ है, उसमें अगर कोई स्कॉलरशिप आते हैं तो वो प्रेफर करते हैं, या कई दफ़ा स्पेसिफाइड होते हैं कि ख़ासतौर पे फूड सिक्योरिटी के लिए, तो वो बड़ा कॉमन सा होता है कि उसमें एग्रीकल्चर वाले प्रेफर होते हैं। अगर आप कहें सॉइल साइंस, तो शायद बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप जो हैं यूजुअली कॉमन होते हैं। हाँ, उनके आगे सबलेट होते हैं कि किस किस कैटेगरी में कितने कोई फंडिंग एजेंसी देना चाहती है। तो जो अगर आप तो वो तो फिर वो प्रोफेसर जो है उस फील्ड के वो दे सकते हैं। तो वो तो अगर सॉइल साइंस का प्रोफेसर होगा तो वो सॉइल साइंस का ही देगा स्कॉलरशिप, वो सॉइल साइंस के स्टूडेंट को ही देगा। एनवायरनमेंट का है तो उसको देगा। तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्पेसिफाई करना चाहते हैं इस बात को, तो फिर मेरा ख्याल है आपको किसी प्रोफेसर से डायरेक्ट लिंक करना चाहिए बजाय इसके कि इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसी से। सही। अच्छा सर, ये क्वेश्चन पार्शली आपने तो आंसर कर दिया, लेकिन हम डिटेल में थोड़ा सा जाते हैं कि आपने रिक्वायरमेंट्स की बात की थी, हमने जनरली बात की कि जीआरई, टॉफल या आइल्स के लिए चाहिए है, तो कैसे आप क्या सजेस्ट करेंगे कि क्योंकि हमारी मोड ऑफ कम्युनिकेशन नॉर्मली अगरचे यूनिवर्सिटी में इंग्लिश है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट हेजिटेंट होते हैं, फ्लुएंटली बोल नहीं सकते समटाइम, या उतने एक्सप्रेसिव नहीं होते, तो आपके क्या सजेशंस हैं कि इन टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करने के लिए स्टूडेंट्स क्या स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं? मेरे ख्याल में एक तो हमारी यूनिवर्सिटी, खासतौर पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट देती है स्टूडेंट्स को। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में दुनिया के वो चल जाता है। अगर बच्चे की बाकी चीज़ें अच्छी हैं तो कई दफ़ा वो टॉफल उसको वेव कर देते हैं। कनाडा की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को वो ले लेते हैं। उनको अब इतना आइडिया हो गया है कि इनकी जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है यूनिवर्सिटीज़ में वो इंग्लिश है, और इसके बगैर भी गुजारा हो जाता है। लेकिन मैं प्रेफरेबली यही कहूँगा कि हमें इस बात से गुजरना चाहिए, टॉफल आइल्स करना चाहिए। जैसे कि हम ये ढूंढें कि कहाँ से वेव ऑफ होता है, हमें करना चाहिए ताकि हम बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकें। और इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आजकल सपोर्ट करती हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में भी इंग्लिश लैंग्वेज की सपोर्ट अवेलेबल है। वो गाइड करते हैं आपको टॉफल करने के लिए, आइल्स करने के लिए। और कुछ प्राइवेट बाहर अदारे हैं वो भी सपोर्ट करते हैं। और स्टूडेंट को अपनी डिग्री करते करते साथ ये भी स्किल ज़रूर लेने चाहिए। कंप्यूटेशन के स्किल्स, कंप्यूटर के बेसिक स्किल्स जो हैं वो आने चाहिए, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के आने चाहिए, और इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो क्योंकि आजकल इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो हमें उसके भी जो है हाई लेवल जो है उसको अप्रोच करना चाहिए।
ताकि हम अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में सारे क्राइटेरिया को पूरा कर सकें, क्योंकि पूरी दुनिया से लोग आने हैं। तो अगर एक टॉफल वाला अच्छे स्कोर वाला आता है तो हम सिर्फ ये डिपेंड कर दें कि हमारा लैंग्वेज कम्युनिकेशन इंग्लिश था तो हमें भी वो ले लेंगे। तो दौर है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का। तो आगे जो प्रोफेसर बैठा उसने भी बेस्ट स्टूडेंट लेने की कोशिश करनी है। तो हमें सारे फैक्टर्स को टच करना चाहिए और हर लेवल से कम्पीट करना चाहिए पूरी दुनिया के साथ। अच्छा सर, इसमें वर्क एथिक्स जो है एक बहुत बड़ा मसला जो होता है, पाकिस्तानी या जो भी फॉरेनर किसी दूसरे मुल्क में जाता है उसमें कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, वर्क एथिक्स का इशू आता है। तो आप तो माशाल्लाह खुद भी इंटरनेशनली आपका इतना एक्सपोजर है और इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ आप और इतने ज़्यादा कोलीग्स भी, यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है हमारी। तो ओवरऑल एक ये क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं है लेकिन मेरे ज़हन में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब कोई फॉरेन में जाता है स्टूडेंट तो उसको वर्क एथिकली वर्किंग कैसे, कौन से पॉइंट्स हैं जिसको उसको मद्देनजर रखना चाहिए टू बी गुड एंड इन गुड बुक्स ऑफ हिज प्रोफेसर और हर प्रोफेसर। वेरी नाइस क्वेश्चन। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि आप जिस मुल्क में जाते हैं उसके कल्चर को ज़रूर स्टडी करें, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें हमारे मुल्क में हो सकता है वो बहुत सही समझी जाती हो कल्चरली, लेकिन दूसरे मुल्क में हो सकता है वो नॉर्म्स के खिलाफ हो, एंड वाइस वर्सा, दोनों तरह हो सकता है। तो हमें जिस मुल्क में जाना है उसके कल्चर को पहले पढ़ना भी चाहिए और उसकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। और जो वर्क एथिक्स हैं ख़ास तौर पे जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च और पब्लिकेशन के एथिक्स हैं वो तो तकरीबन इंटरनेशनल होते हैं। तो वर्क एथिक्स जो हैं ख़ास तौर पे पब्लिकेशन के एथिक्स और रिसर्च के, उनको भी ज़रूर लाजमी पढ़ना चाहिए। और अगर आप दूसरे कंट्री में जाते हैं तो एक दफ़ा फिर जाके आपको, जैसे बायो सेफ्टी है तो हमारे मुल्क में अगर आपने नहीं उसको उतनी अच्छी तरह स्टडी किया तो किसी दूसरी लैब में दुनिया में जाते हैं तो बायो सेफ्टी कोर्स के बगैर आपको लैब में एंटर नहीं होने देते। तो आजकल हम भी कोशिश करते हैं कि अपने स्टूडेंट को इतनी बेसिक बायो सेफ्टी दें कि वो कहीं बाहर जाएं तो किसी लैब में इजीली काम कर सकें। तो स्टिल आपको बायो सेफ्टी की ट्रेनिंग लेके जाना चाहिए, आपको वर्क एथिक्स के बारे में पढ़ के जाना चाहिए और उस कंट्री के लॉज और नॉर्म्स को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। आपकी अपनी जो स्किल्स हैं, लॉज हैं, वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन उस कंट्री की जो रिस्पेक्ट है जहाँ आप गए हैं वो भी बहुत ज़रूरी है। ये जबरदस्त सर, बिल्कुल ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि कल्चरल डिफरेंसेस को ज़रूर मद्देनज़र रखें अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है किसी स्कॉलरशिप में। अगर आप गल्फ कंट्रीज में जा रहे हैं तो यू नीड टू अंडरस्टैंड मेल फीमेल इंटरेक्शन हाउ। अगर आप यूरोपियन में जा रहे हैं तो देन टू यू नीड टू अंडरस्टैंड सर्टेन थिंग्स। अच्छा सर, अगला क्वेश्चन ये बनता है कि एक स्टूडेंट है मास्टर में है या पीएचडी में है, तो वो ड्यूरिंग द मास्टर या पीएचडी वो अपनी रिसर्च प्रोफाइल को कैसे बेहतर कर सकता है, या वो इंटर्नशिप में है तो कैसे वो पब्लिकेशन, क्या हम पब्लिकेशन मास्टर से पहले भी कुछ पब्लिश करवा सकते हैं कोई रिसर्च, या कोई ऐसा गाइडलाइन है आपके पास, कोई आइडिया कि जिससे उनकी प्रोफाइल बन जाए कि ही इज कॉम्पिटेंट इनफ के इस फील्ड में उसका एक्सपीरियंस है। जी, इसमें मैं ऐड करूँगा, बिफोर मास्टर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ज़रूर होता है, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड है तो वो अपनी इंटर्नशिप जब करता है उस वक्त कुछ छोटा सा प्रोजेक्ट ले सकता है जिस भी इदारे में करता है, और उसी आखिरी सेमेस्टर में जब उसको मौका दिया जाता है कि आप अपनी रिसर्च के थोड़े बहुत स्किल ले लें, एक्सपोजर लें, तो किसी सीनियर के साथ मिलके उसका सपोर्टिव रिसर्च के तौर पे उसके साथ शामिल हो जाए तो एज ए को ऑथर भी उसमें आ सकता है और उसको स्किल्स भी मिल सकते हैं। इसके अलावा कोई रिव्यू पेपर लिख सकता है जिसकी उसकी आगे इंटरेस्ट हो, जिसमें उसकी मास्टर करने की, तो उस टॉपिक को लेके तो रिव्यू लिखे। लेकिन अगर मेन ऑथर नहीं भी बन सकता, हो सकता है ये डिफिकल्ट हो मेन ऑथर बनना उसका, फर्स्ट ऑथर, लेकिन किसी सीनियर के साथ को ऑथर बन के तो ये एक्सपीरियंस जरूर लेना चाहिए। ये उसके लिए बड़ा एडिशनल पॉइंट होगा। और मास्टर लेवल पे तो फिर उसने खुद अपनी सारी रिसर्च करनी है, तो उसको चाहिए कि जो वो रिसर्च करता है उसको पब्लिश करना चाहिए, अच्छे जर्नल में करना चाहिए, जो क्वालिटी का जर्नल है इंटरनेशनल, जिसकी बेस पे ये इवैल्यूएट किया जा सके कि ये स्टूडेंट पब्लिश कर सकता है, इसकी रिसर्च इस काबिल है कि वो पब्लिश हो सकती है और इसको वो स्किल सारे आते हैं जो किसी रिसर्चर के लिए चाहिए, जो फिजिकली कंडक्ट करना अपने एक्सपेरिमेंट को, उसको एनालाइज करना, उसको स्टैटिस्टिकली प्रेजेंट करना और उसको पब्लिश करना उसको आता हो। तो ये सारी चीजें जो आपके नेक्स्ट प्रोफेसर होंगे, जो आपके होस्ट बनने वाले होंगे, वो चाहेंगे कि स्टूडेंट में हो।
जी सर, थैंक यू वेरी मच। अगला क्वेश्चन सर ये है कि बहुत से स्टूडेंट, क्योंकि ये ग्लोबल विलेज है दुनिया, तो एक अगर अपॉर्चुनिटी है तो अगर हम पाकिस्तान में अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 50-50 हज़ार, 15-15, 20-20 वैकेंसी पे एप्लीकेशन आ जाती हैं। तो जब हम दुनिया में बात करते हैं तो फिर तो वर्ल्ड लेवल पे कंपटीशन है। तो क्या पॉइंट्स या क्या फैक्टर आप समझते हैं कि जो एप्लीकेंट्स, जो हमारे सुनने वाले हैं, जो कि करना चाहेंगे इसको, तो वो कौन से पहलू को मद्देनजर रखें कि वो स्टैंड आउट नजर आए, कि उनकी एप्लीकेशन जो है वो बल्क ऑफ एप्लीकेशन से डिफरेंट नजर आए, यूनिक नजर आए। तो उनके यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या हो सकते हैं? मेरा ख्याल है सबसे टफ काम यही होता है कि आपकी एप्लीकेशन बाकियों से बेहतर नजर आए। तो यही स्किल होता है जो आपको सक्सेस दिलवाता है। इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं और बहुत सारी मेहनत इसके बैक पे होती है। सबसे पहले आपका जो एकेडमिक क्रेडेंशियल्स है वो होना चाहिए, और उसके बाद जैसा हमने पब्लिकेशन का जिक्र किया वो अच्छी होनी चाहिए, आपके लैंग्वेज स्किल्स होने चाहिए, आपका राइट अप बेहतर होना चाहिए, आपको एक जो रिसर्च प्रपोजल है वो लिखनी आनी चाहिए, आप जो आपके रेलेवेंट प्रोफेसर्स हैं दुनिया में उनसे कम्युनिकेट कर पाते हों और उनसे आगे देख सकते हो कि आप कहाँ एग्जैक्टली फिट होते हैं। क्योंकि अगर आप इररेलेवेंट बंदे को टच करेंगे तो वो आपको कभी भी अपनी लैब में नहीं लेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे फील्ड में, जिस फील्ड को मैंने चूज किया है, दुनिया में कौन कौन कहाँ लोग काम कर रहे हैं और उनकी डिमांड्स क्या हैं, वो कैसे स्टूडेंट्स चाहते हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप इसको मद्देनजर रखें और एक अच्छा सपोर्टिव लेटर आपके पास हो, जो आपके पुराने टीचर्स हैं, सीनियर टीचर, वो आपको एक सपोर्टिव लेटर दें जो आपकी सपोर्ट करेगा कि अगले टीचर को ये कम्युनिकेट कर सकेगा कि ये यहाँ जो मेरे पास रहा वो बहुत अच्छा स्टूडेंट था, अच्छा काम करता था, अच्छी रिसर्च करता था और ही इज एबल टू परफॉर्म इन द फ्यूचर एज वेल। तो मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें, आपकी एक जो कवरिंग लेटर है वो लिखना आना चाहिए। वो टीचर से हेल्प आप ले सकते हैं। अगर फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं तो अपने सीनियर टीचर जिनसे आप पहले पढ़ते थे उनको दिखा लें, एडिट करवा लें उनसे। तो जो आपने केस प्रेजेंट करना है वो बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए ताकि आपकी एप्लीकेशन बाकी एप्लीकेशन से नुमाया नजर आए। जो आपने पहले जिक्र किया कि आपका पहली लाइन का फॉन्ट और है, दूसरी का और है, एक लाइन आपने प्रोफेसर की वेबसाइट से काट के लगाई हुई है, दूसरी अपनी किसी सीवी से लगाई हुई है, उसका रंग नहीं मैच करता, तो मेरा ख्याल है ये पहली नज़र में आपको ड्रॉप कर देती है। तो आप परफेक्शन शो करें, आप अपनी इंटरेस्ट शो करें, डेडिकेशन शो करें, तो फिर पढ़ने वाला खुद ही उसको अट्रैक्ट होता है और आपकी एप्लीकेशन स्पीक आउट होती है बाकी एप्लीकेशन में। बिल्कुल सर, थैंक यू। इसमें सर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि लोग अक्सर मेल करते हैं, तो ये टाइम डिफरेंस को मद्देनज़र रखें कि आप ईमेल कब कर रहे हैं। वीकेंड्स पे ईमेल ना करें, क्योंकि अगर आप जुम्मे को ईमेल करेंगे तो मंडे को वो बंदा आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली ही विल इग्नोर योर ईमेल। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है कि ऑलरेडी ट्राई टू मेल एक वेडनेसडे, ट्यूसडे, थर्सडे, नॉर्मली इन दिनों में। इस तरह की कोई गाइडलाइन है सर आपके पास? मेरा ख्याल है बहुत अच्छी आपने बात की, आपने बात कर दी जो काम की थी, कि यही हमें अब तो इंटरनेशनली हम हर मुल्क का टाइम नोट कर सकते हैं कि इस वक्त फलां मुल्क में क्या टाइम चल रहा है। हमें इस बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए। हम कई दफ़ा नहीं करते ऐसा ख्याल। इवन वो बंदा सो रहा है तो उसको फ़ोन कर देते हैं। हमारे यहाँ तो दोपहर है, वहाँ आधी रात हो सकती है। तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए, और अगर वो आपको 1-2 दिन जवाब नहीं देता तो हम बार-बार मेल शुरू कर देते हैं। ये भी नहीं करना चाहिए। आप वेट करें कुछ दिन, तो रिमाइंडर देने का भी कोई टाइम होता है। ये नहीं कि आप रोज़ ही उसको मेल कर दें कि मैंने मेल की थी, उसका जवाब नहीं आया। तो जो चीज़ें इरिटेट करती हैं दूसरे बंदे को, उनको नहीं करना चाहिए। उसको कॉमन लाइफ में भी नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल में। लेकिन जब आप स्कॉलरशिप फंड करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नहीं तो सर, ये तो आपने ना सिर्फ स्कॉलरशिप के लिए एक टिप दी है, बल्कि आपने जिंदगी गुजारने के लिए भी एक टिप दी है कि ऐसे मामलात से बचा जाए कि जो दूसरों को इरिटेट करते हैं। तो सक्सेस इज ऑन योर वे। तो यस। थैंक यू सर। अगला क्वेश्चन ये है कि सर, हम ये मरहला थोड़ा सा पहले भी कर चुके हैं कि डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं, या आपने पार्शली डिस्कस कर दिया कि कुछ ये प्रोफेसर साहबान के पास फंड्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट किया जा सकता है। तो कैसे कांटेक्ट किया जाता है वो हमने डिस्कस कर लिया। फॉर एग्जांपल सर, हम एक केस सिनेरियो लेते हैं। आप जी। ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं, इंडेवर ऑस्ट्रेलिया की किसी तस्मानिया यूनिवर्सिटी में, और कोई स्टूडेंट फर्ज करें किसी मुल्क से आपको कांटेक्ट करता है,
तो जी। आप 4-5 स्टूडेंट आपको कांटेक्ट करते हैं, तो आप क्या चीज़ देखेंगे उनकी क्रॉसपॉन्डेंस में कि जो आपको उन 5 या 10 में से एक को आप साइड पे करेंगे? यानी अब क्वेश्चन तो हम ये डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक केस सिनेरियो से ज़रा क्लैरिफाई हो लेट्स जाएगा। समराइज अगेन, ठीक है। हमारे पास एक केस आ गया कि 4 स्टूडेंट्स हैं। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले मेरा ख्याल है जो पहली चीज़ अपील करती है आपकी, वही ईमेल करती है। और वो सारी चीज़ें जो हमने टाइम डिस्कस किया, वो किस टाइम पे आती है। आप एड्रेस कैसे करते हैं प्रोफ़ेसर को, आप अपना केस कैसे प्रेज़ेंट करते हैं, आपकी लैंग्वेज कैसी है। हमारे यहाँ हमने मोस्टली लैंग्वेज पढ़ी होती है जो किताबों से पढ़ी है, ग्रामर से पढ़ी है, मोटी-मोटी ग्रामर्स जो होती हैं। वो स्पोकन लैंग्वेज से थोड़ी-सी डिफरेंट है शायद। तो बहुत ज़्यादा हम हैवी लफ्ज़ लिखने की कोशिश करते हैं कि शायद ऐसा लफ्ज़ लिखें जिसका तर्जुमा ना आता हो लोगों को। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई अच्छा इंप्रेशन देता है। आपको लैंग्वेज वो लिखनी चाहिए जो ईज़िली समझ आ सके, जो ईज़िली बोली जा सके। तो एक तो अपना केस इस तरह प्रेज़ेंट करें कि अगले को बहुत ईज़िली और बड़े बड़े थोड़े टाइम में समझ आ जाए। और हम कई दफ़ा लंबी कहानी शुरू कर देते हैं शुरू में, कि वो कहानी पढ़ते-पढ़ते वो बंदा उकता जाता है कि असल बात क्या कहना चाहता है। तो थोड़ा-सा अपना इंट्रोडक्शन के बाद जो आप कहना चाहते हैं वो कह दें, और अपने प्लस पॉइंट बड़ी जल्दी से प्रेज़ेंट कर दें, ताकि अगले के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी लंबी स्टोरी पढ़ता रहे। हाँ, अगर वो इंटरेस्टेड हुआ आपके वो चंद लाइनों से, तो फिर आपने अगली अटैचमेंट्स हैं आपके पास, वो आपने की हुई हैं या वो आपसे मंगवा लेंगे। तो पहली तो बात ये है कि हमें अच्छी ईमेल जो लिखेगा, जिसका कवरिंग लेटर अच्छा होगा, वो अट्रैक्ट करेगा पहली स्टेज पे। हो सकता है यहाँ से ही 2-4 स्टूडेंट्स को आप ड्रॉप कर दें कि इसको तो लिखना नहीं आता, तो मैं आगे क्या इसका सीवी क्या देखूँ। नेक्स्ट हम फिर आगे चलते हैं कि आपके जो क्रेडेंशियल्स हैं, आपका जो रिसर्च एक्सपीरियंस है, आपकी पब्लिकेशंस हैं, वो मैटर करती हैं। और आपकी लैंग्वेज स्किल में कोई आपके पास सर्टिफिकेट है, वो मैटर करता है। और अगर आप थोड़ी-सी अगली स्टेज पे चले जाते हैं कि प्रोफ़ेसर आपसे कम्युनिकेट करने लग जाते हैं, फिर वो अगला कहते हैं कि आप अपनी एक प्रपोज़ल बना के भेजें इस टॉपिक पे, तो वो बड़ा मैटर करती है। हो सकता है वो काम आपने वहाँ जाके बिल्कुल ना करना हो, और प्रोफ़ेसर ने भी सोचा हो कि नहीं करवाना ये बिल्कुल। लेकिन ऑब्जेक्टिव इसके पीछे ये होता है कि क्या ये रिसर्च प्रपोजल बना लेता है स्टूडेंट, कितने टाइम में बनाता है। आप प्रोफेसर आपको टाइम देते हैं जी, 3 दिन में भेज दें भाई रिसर्च प्रपोजल इस टॉपिक पे। तो वो आपको जज करना चाहते हैं कि क्या ये इंडिपेंडेंट रिसर्चर के तौर पे अपनी प्रपोजल बना के प्रेजेंट कर सकता है। तो ये बड़ा मैटर करती है। अगर आप अच्छी प्रपोजल बनाते हैं, तो फिर आप खास तौर पे रिसर्च डिग्री में, तो वो प्रोफेसर उसको ज़रूर वेटेज देता है। और मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें जब किसी स्टूडेंट में होंगी, तो उसकी सक्सेस रेट बहुत बढ़ जाता है। जी सर, थैंक यू। अच्छा सर, अगला क्वेश्चन ये है कि इस हवाले से क्या टिप्स आपके पास हैं या शेयर कर सकते हैं आपके जो स्टूडेंट्स हैं, वो जो सर्च कैसे कर सकते हैं, उनसे मुतल्लिका जो रेलेवेंट प्रोफेसर्स हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं। एक तो सिंपल है, इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा वो हेल्प कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म हो या कोई एचईसी एक इदारा है जिसमें फॉरेन स्कॉलरशिप के बारे में कोई हेल्प होती है? इन जनरल सर इसको कैसे आप एड्रेस करेंगे इस इशू को? मेरा ख्याल है एज़ ए पर्सन अगर आप कहें, तो हम यूजुअली पहले तो सिंपल सर्च करते हैं कि आप लिखते हैं, अपना सब्जेक्ट लिख देते हैं, उससे रेलेवेंट प्रोफेसर, तो सर्च इंजन्स जो हैं। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक कहें, तो मैंने एक अपने तौर पे जो ट्राई किया था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जब आप रिसर्च करते हैं तो आप लिटरेचर डाउनलोड करते हैं दूसरों का, तो पेपर्स पढ़ने के लिए। तो वो पेपर एग्जैक्टली आप वही डाउनलोड करते हैं जो आपने पढ़ने होते हैं, जो आपसे रेलेवेंट होते हैं। उसमें जो ऑथर्स होते हैं, अगर आप उनको क्लिक करें तो उनका लिंक ढूंढ लें कि वो किस यूनिवर्सिटी में है, और ख़ास तौर पे कई दफ़ा वो ऑथर्स मेल में वो दी हुई होती है ईमेल, तो वो बंदा बिल्कुल एग्जैक्टली आपसे रेलेवेंट होता है, क्योंकि वही पेपर आपने पढ़ा, उसी पेपर को आप आगे एक्सप्लोर करना चाहते थे। तो बहुत सारा नैरो डाउन हो जाता है आपका काम, बजाय इसके कि हम दूसरे रास्ते चले कि पहले मैं यूनिवर्सिटी में जाऊँ, उसमें मैं सॉइल साइंस डिपार्टमेंट में जाऊँ, उसके आगे मेरा जो सब डिसिप्लिन है उसमें जाऊँ, फिर रेलेवेंट प्रोफेसर को देखूँ कि वो कौन-कौन से लोग क्या काम कर रहे हैं। तो इसके अपोज़िट अगर मैं दूसरा रास्ता लूँ कि मैं एक पेपर डाउनलोड करूँ जो बिल्कुल एग्ज़ैक्टली मेरी रिसर्च से मैच करता है, और मैं उसमें जो ऑथर्स हैं, उनमें एक प्रोफेसर ज़रूर होता है यूजुअली, जो कोरेस्पोंडिंग होता है मोस्टली। तो आप उसकी ईमेल लेके उसको ईमेल करें, या उसको आगे ढूँढ लें कि वो किस यूनिवर्सिटी में है और उसका एड्रेस क्या है। तो आप उसको फर्दर एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो शायद ये शार्ट हो जाता है थोड़ा-सा। तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेहतर तरीका है। बाकी जो दूसरे तरीके हैं कि आपके पास कोई एब्स्ट्रैक्ट बुक आप डाउनलोड कर लेते हैं किसी कॉन्फ्रेंस की, जर्नल से पेपर डाउनलोड कर लेते हैं, तो उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपने रेलेवेंट सब्जेक्ट की मिल जाती हैं। स्पेशली कॉन्फ्रेंस का अगर आपके पास
लिस्ट आ जाती है कि कौन से वहाँ प्रेजेंटर हैं। तो अगर आपसे रेलेवेंट है वो कॉन्फ्रेंस, तो मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग आपको मिल जाते हैं जो आपसे रेलेवेंट होते हैं। जबरदस्त सर, आपने बड़ी अच्छी टिप दी। थोड़ी बहुत इस टिप को मैं भी यूज करता रहा हूँ यूनिवर्सिटी में कि जी ये बड़ा बहुत जबरदस्त आपने, मेरा ख्याल है आपसे ही मुझे मेरा ख्याल है मिली होगी कि आप रिसर्च पेपर से प्रोफेसर्स का नाम उठाएं, गूगल में डालें या यूनिवर्सिटी का नेम उठाएं, आपको वो डिपार्टमेंट मिल जाएगा। अगर वो प्रोफेसर ना भी, मोस्टली प्रोफेसर बिजी होते हैं, तो उसके रिसर्च ग्रुप, उसके ग्रुप में से कोई ना कोई आपको ऐसा जरूर मिल जाएगा कि जो आपको हेल्प भी कर सकता है और मे बी आपको चांस भी मिल सकता है उसमें। तो ये डेफिनेटली सर 50% आपने जो है ये जो गूगल की सर्च है उसको मिनिमाइज कर दिया। थैंक यू वेरी मच सर फॉर अगर गिविंग। आपका हिट ना लगे, फर्ज करें ये हमने कोशिश की कि एक ईमेल उठा के तो उसको सर्च आउट किया और उसको ईमेल कर दी एज ए कोरेस्पॉन्डिंग ऑथर था। मुमकिन है वो स्टूडेंट हो, स्टूडेंट भी फर्स्ट ऑथर हो सकता है, कोरेस्पॉन्डिंग भी हो सकता है, लेकिन वो फौरन आपको जवाब दे देगा कि ये पेपर जो है वो मेरे फ्राम प्रोफेसर के साथ है, तो आप उससे रब्ता कर लें। तो फिर भी आपको रास्ता मिल जाएगा मेरे ख्याल में। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच सर। अगला क्वेश्चन सर ये है कि क्या कोई मेरा ख्याल है ये हम पहले पूछ चुके हैं कि सॉइल साइंस या एग्रीकल्चर से रेलेवेंट, तो आपने बता दिया है कि ये डायरेक्टली प्रोफेसर से ही और एज सच को नहीं है जो कि हम एलोबरेटली कर सके या क्लियरली बता सके। अच्छा सर, कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसीज ऑफन अ रिक्वायरमेंट फॉर स्कॉलरशिप, व्हाट एडवाइस। अच्छा जी सर, लैंग्वेज के हवाले से हम मेरे ख्याल थोड़ी सी बात पहले भी कर चुके हैं, लेकिन ओवरऑल इसमें आपने बता दिया कि यूनिवर्सिटी में लोग हैं जो इसको हेल्प आउट करते हैं। आपने प्रोफेसर साहिबान की बात की कि वो स्टूडेंट को हेल्प आउट कर सकते हैं, सीनियर्स इस हवाले से हमारी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं। वैसे सर आप का एक्सपीरियंस क्या बताता है कि जो स्टूडेंट फॉरेन में कामयाब होते हैं या जो स्कॉलरशिप या ओवरऑल, क्योंकि आपके हाथों से तो इतने पौधे इतने चिराग जले हैं, तो आपकी तो मेमोरी में बड़े लोग होंगे। कोई एक एक सेशन में 1000 बंदा मेरे ख्याल हमारे होता है, तो आपने तो पता नहीं कितने ज्यादा सेशन जो हैं जिनको आपने वो फारूक तहसील किया है। तो इस सवाल से हटकर भी थोड़ा सा बताएं कि ओवरऑल क्या चीजें हैं, क्या फैक्टर हैं जो आप समझते हैं कि जो स्टूडेंट बहुत आगे जाते हैं, जो अ, थोड़े कामयाब होते हैं, क्योंकि जिंदगी की रेस है, कहीं ना कहीं तो हर जी बंदे पहुंच जाता है। बिल्कुल। मेरे ख्याल में ये कंसिस्टेंट मेहनत है स्टूडेंट्स की, उसकी इंटरेस्ट है, और हमें थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है कुछ स्टूडेंट्स का कि उनमें पोटेंशियल है, तो हम भी कोशिश करते हैं उनको गाइड करने की कि वो इंटरेस्टेड होते हैं। तो हम उसको थोड़ा सा गाइड करते हैं कि भी आप ऐसे अप्लाई करें तो आपका स्कॉलरशिप हो सकता है, आपका इंटरेस्ट है, आपकी सीजीपी अच्छी है, आपकी रिसर्च अच्छी है, तो इस तरह थोड़ा सा गाइडेंस उनको दे देते हैं। तो एक फर्स्ट एंट्री जो है वो डिफ़िकल्ट होती है। तो उसके बाद तो फिर मैंने देखा है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट जो है ना जहाँ भी गए हैं बड़े ही सक्सेसफुल हैं। शायद ही मैंने कोई सुना हो कि वो कोई स्टूडेंट वहाँ नाकाम हो गया, बल्कि ये बहुत सुना है कि वो बहुत टॉप पे गए, जाते ही अपनी क्लास में, अपने सेशन में, और बहुत सारे फैकल्टी में वहाँ चले गए। और ज़ाहिर है वहाँ फैकल्टी में जाना टफ है, लेकिन उन्होंने वो सारा कॉम्पिटिशन उसको क्रॉस किया, उसको लगे रहे कंसिस्टेंटली। और आजकल बहुत सारे ऐसे हमसे जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, या जो क्लास फेलोज थे जिन्होंने लगातार मेहनत की, तो वो बाहर की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में एज ए फैकल्टी मेंबर हैं, और उनको देख के बड़ी खुशी होती है। और मैंने ये देखा है कि अगर आप उस सिस्टम में एज ए फैकल्टी मेंबर जाना चाहते हैं, एज ए रिसर्चर जाना चाहते हैं, तो जब आप पीएचडी कर लेते हैं तो फिर वापस नहीं आए, अगर आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है। वैसे मैं ये नहीं कहता कि मुल्क में वापस नहीं आए, लेकिन अगर आप उस फैकल्टी में जाना चाहते हैं, इस लेवल पे जाना चाहते हैं, तो फिर आपको पोस्ट डॉक करनी चाहिए वहाँ, और कंसिस्टेंटली किए जानी चाहिए जब तक आप फैकल्टी में नहीं जाते। तो ये सही सर, रास्ता, ये सीढ़ी है। जबरदस्त सर। तो सर ने यही बताया कि उस वक्त तक अपनी मेहनत जारी रखें जब तक आप अपनी मंजिल को हासिल ना कर पाए। सर अगला क्वेश्चन आपके थोड़े से पिछले आंसर से ये रेलेवेंट है कि अक्सर जो स्कॉलरशिप्स होती है उनकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जैसे रिटर्निंग बैक टू होम या सर्विंग द कंट्री फॉर 5 years और समथिंग लाइक दैट। तो इस हवाले से क्या आप सजेस्ट करेंगे? फॉर एग्जांपल एक बंदा एक प्रोफेसर के साथ काम कर रहा है और उसके साथ अटैच भी अच्छा हो गया है, लेकिन फिर ये गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं जी आपने वापस जाना है और फिर सर्व करना है, तो एक दफा वो लिंक जो है वो थोड़ा सा वीक हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या सजेस्ट करते हैं
कि स्टूडेंट या जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं वो कैसे मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं? मेरा ख्याल है अगर आप बॉन्ड में हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का स्कॉलरशिप लेके गए हैं, तो फिर तो आप पे ये रिस्ट्रिक्शन है एथिकली के यू हैव टू कम बैक। आप वापस आएँ, जितना आपका बॉन्ड है उतना सर्व करें और गवर्नमेंट की परमिशन से वापस जाएँ। अपना जो पिछला आपका कॉन्टैक्ट है उसको वर्चुअली कायम रखें, राब्ते रखें अपने प्रोफ़ेसर से, अपने कोलीग से। लेकिन अगर आपको आपकी गवर्नमेंट परमिशन नहीं देती तो इल्लीगल नहीं आपको वहाँ रहना चाहिए। ये नाइंसाफ़ी है कि अगर आप पाकिस्तान के पैसे लेके गए हैं और पाकिस्तान ने आपको स्पेशली इस काम के लिए तैयार किया है कि आप आके सर्व करेंगे हमारे स्टूडेंट्स को, तो मेरा ख्याल है ये करना चाहिए। हाँ, अगर इंटरनेशनल स्कॉलरशिप है और पाकिस्तान की तरफ से कोई बाइंडिंग नहीं है आपके, आपने कोई बॉन्ड नहीं दिया और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कोई इतराज़ नहीं है इस पे कि आप बाहर ठीक है, आप बाहर रह के भी तो खिदमत करते हैं कौम की, आप पैसे भेजते हैं अपनी फैमिली में, अपने मुल्क में, तो आप अच्छी पोज़ीशन पे जाते हैं, तो पाकिस्तान का भी नाम रोशन करते हैं। तो अगर आप किसी बॉन्ड में नहीं हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कोई इतराज़ नहीं, फिर आपको सेटल होना चाहिए, वहाँ अच्छी पोज़ीशन के लिए कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर आप किसी बॉन्ड में हैं, आपकी कोई लायबिलिटी है पीछे, किसी जॉब में थे, वहाँ से छुट्टी लेके गए हैं, वो इदारा आपको नहीं परमिशन देता ऐसे, तो फिर आपको मेरा ख्याल है कि उसको फ़ॉलो करना चाहिए, अपने इदारे की जो लॉज़ हैं, अपनी जो गवर्नमेंट के, अपनी कंट्री के लॉज़ हैं, उनको प्रेफरेबली फ़ॉलो करना चाहिए। नो डाउट हमारे ऊपर हमारी कंट्री का भी बहुत हक है। उन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया स्टेज तक, तो हमें वो उसकी सर्विसेज जो हैं रिटर्न बैक किसी न किसी सूरत में करनी चाहिए। वो सर्विसेज की सूरत में हो सकती हैं, वो बाहर से आप फॉरेन एक्सचेंज भेज सकते हैं, वो आप अपनी कंट्री अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स उधर ले जाते हैं पढ़ने के लिए, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं, तो ये भी आपका कंट्रीब्यूशन है। तो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, नीयत आपकी ये चाहिए, उसका फॉर्मेट कोई भी हो जो तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, अगला क्वेश्चन ये बनता है कि स्टूडेंट जब कोई भी पढ़ रहा होता है तो इतनी ज़्यादा चीज़ें उसके दिमाग में चल रही होती हैं, ज़िंदगी की रफ्तार भी बड़ी तेज़ होती है, कुछ पढ़ाई के मामलात होते हैं, कुछ और भी स्टूडेंट लाइफ में मसले मसाइल चलते रहते हैं साथ। तो नेटवर्किंग और मेंटोरशिप, इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि वो कैसे नेटवर्क कर सकते हैं दूसरे स्टूडेंट के साथ, या अगर वो फॉरेन में जाना चाहते हैं तो उनका क्या तरीकाकार हो सकता है, या प्रोफेसर के साथ तो कैसे वो अपने आप को ज़्यादा लिंक कर सकते हैं लोगों के साथ या कनेक्ट कर सकते हैं? मेरे ख्याल में अब आसान हो गया है शायद नेट के आने से। हमारे ज़माने में थोड़ा टफ था कि हमें लेटर या किसी और तरीके से करना पड़ता था कॉन्टैक्ट। अब तो ईमेल है, बड़ी आसानी है और अपने रेलेवेंट जो लोग हैं उनसे टच रहने का बहुत आसान तरीका है। आप अपनी रिसर्च के बारे में लोगों से डिस्कस कर सकते हैं कि मैं ये रिसर्च कर रहा हूँ जी, आप ये कर रहे हैं तो हमारा फीड मिलता है। आप इस प्रोसीजर को कैसे प्रोसीड करते हैं, मैं कैसे करता हूँ। तो शेयर कर सकते हैं चीज़ें। और मैं स्टूडेंट से कहता हूँ जब वो रिसर्च फील्ड में आते हैं कोर्स वर्क खत्म करके, कि ये काम आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि कम से कम दुनिया में कोई 15-20 लोग आपको जानते हों कि आप इस काम पे रिसर्च कर रहे हैं। तो वो इसी तरह मुमकिन है जब आप उससे इंटरेक्ट करेंगे। तो इंटरेक्ट करने के डिफरेंट तरीके हैं कि फ़र्ज़ करें आप ये मेथड यूज़ कर रहे हैं किसी एनालिसिस का, एक बंदा और तरीके से कर रहा है, तो आप उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं भी आपका मेथड मैं अगर फ़ॉलो करना चाहूँ तो उसमें क्या-क्या चीज़ें मुझे चाहिए या जो मैं कर रहा हूँ इसको कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो जो कम्युनिकेशन है जो आप कह लें कि प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है, ये इसके स्किल भी सीखने चाहिए और इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। और आहिस्ता-आहिस्ता फिर ये आपके लिंक्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और अल्टीमेटली यही सोर्स बनते हैं आपके स्कॉलरशिप के भी और आपके जॉब और बाकी अपॉर्च्युनिटीज़ के। जी, बिल्कुल सर। अच्छा सर, ये लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि क्या आप कोई सक्सेस स्टोरीज़ शेयर कर सकते हैं ऐसे स्टूडेंट्स की इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, सॉइल साइंस, जो कि मतलब जैसे मैंने पहले कहा कि आपने तो बहुत से आपके हाथों से स्टूडेंट निकले हैं, बहुत से सेशन और बहुत से लोगों को आपने पढ़ाया। तो क्या कुछ ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ आपके माइंड में है या ऐसी कोई ख़ास बात जो आप करना चाहें? हाँ, मेरे ख़्याल में बहुत सारी हैं, शायद सारी मुझे याद नहीं होंगी लेकिन कुछ स्टूडेंट मुझे याद हैं कि जावेद इकबाल नाम के एक स्टूडेंट थे मेरे पास। उन्होंने एमएससी मुझसे की, फिर चाइना से उन्होंने पीएचडी की और आजकल वो अमेरिका की यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हैं और ही इज़ वेरी हेल्पफुल नाउ। अब वो उस दिए को आगे जलाते हैं
और यहाँ से हमेशा मुझे कहते हैं जी अच्छे स्टूडेंट मुझे बताएं, मैं उनको लूँगा और मैं उनको गाइड करूँगा। तो जो मेरे पास स्किल्स हैं वो मैं अब उनको ये अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करूँगा, उनके लिए फंडिंग के लिए सपोर्ट करूँगा और वो हमेशा से सपोर्टिव होते हैं इस काम में। तो उन्होंने अगर उसके पीछे देखें बैकग्राउंड क्या है तो कंसिस्टेंट मेहनत है। मैं ये कहूँगा कि वो जो मैंने पहले बात की कि पीएचडी के बाद उन्होंने पोस्ट डॉक छोड़ी नहीं है। उन्होंने डिफरेंट इंस्टीट्यूट में पोस्ट डॉक की, डिफरेंट जॉब्स की, लेकिन उनका ऑब्जेक्टिव था, हमेशा वो कहते थे मैंने फैकल्टी में जाना है। जब इधर आते थे या फ़ोन पे बात होती थी कि मैंने फैकल्टी में जाना है, तो अब वो फैकल्टी में चले गए हैं और उसके पीछे बैकग्राउंड पे सारी लगातार मेहनत है, उनकी गुड पब्लिकेशंस हैं और मेरा ख्याल है बंदा कंसिस्टेंटली मेहनत करता रहे तो वो अपनी मंजिल को पा लेता है। और उसके साथ-साथ दूसरों का ख्याल रखना और दूसरों को गाइड करना, ये मेरा ख्याल बहुत ज़रूरी है और आई एम हैप्पी कि वो हमेशा अगर कोई पाकिस्तानी स्टूडेंट उनसे गाइडेंस माँगता है, तो वो ज़रूर गाइड करते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, वन ऑफ देम आई टोल्ड यू। जी सर, थैंक यू। अच्छा सर, आखिर में जो है इतनी जल्दी टाइम गुज़र गया, आइडिया भी नहीं हुआ सर, कि आखिर में क्वेश्चन ये है कि मैसेज हमारे सुनने वालों को कि कोई ऐसी बात जो कि आप जिसको कहते हैं ज़िंदगी में आपको लगा हो या ज़िंदगी में आपने कुछ चीज़ें होती हैं जो बंदा अपनी ज़िंदगी में समझता है कि जी ये मैंने सीखा। ज़िंदगी में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बंदा सीखता है, लेकिन कुछ नुक्ते, कुछ पॉइंट, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अपने बच्चों को भी बंदा सिखाता है, बताता है। तो कुछ ऐसी बात, क्योंकि आप हमारे उस्ताद हैं, तो कौम के बच्चे, तो डेफ़िनेटली आप उस हिसाब से हम भी जानना चाहते हैं कि कुछ ऐसी बात बताएँ। हर बंदे के ज़िंदगी में डिफरेंट मामलात आते हैं जिनसे वो बड़ा मुतासर होता है। तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैंने ये देखा ज़िंदगी में आपका जो बिहेवियर है, वो बड़ा मैटर करता है। आपकी जो आप कह लें कि आईक्यू है उसके साथ आपकी इमोशनल जो इंटेलिजेंस है वो बड़ी मैटर करती है, कि जी आप सर। लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, आपका बिहेवियर कैसा है, आप कितने कूल हैं, आप कितनी जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, आप चीज़ों को कितना टारगेट्स को कैसे अचीव करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें हमें ये स्किल्स सीखने चाहिए साथ-साथ अपनी वो स्टडी और मार्क्स लेने के साथ-साथ कि आपने मुआशरे में एक अच्छा शहरी कैसे बनना है, दूसरों के लिए सपोर्टिव कैसे बनना है, दूसरों के लिए हेल्पफुल कैसे बनना है और अपने आप को कैसे ग्रो करना है। ये आपका राइट है, आपने अपना राइट छोड़ के नहीं दूसरों को देना, लेकिन दूसरों को साथ लेके कैसे चलना है, कि अपने आप को भी ग्रो करें, अपने साथियों को भी ग्रो करें। तो दूसरों के लिए सपोर्टिव हों, ताकि आप एक टीम बना के आगे चल सकें। तो आप इकट्ठे काम करेंगे तो सक्सेस का रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आपके जो साथी होंगे, बाकी जो आपके कलीग्स होंगे या आपके स्टूडेंट होंगे आपके साथ, अगर वो भी सैटिस्फाइड होंगे, हैप्पी होंगे, तो आपका काम मल्टीप्लाई हो जाएगा और आप उसको एन्जॉय भी कर सकेंगे और आप ग्रो भी कर सकेंगे उसमें। जी, ज़बरदस्त सर, बड़ा अच्छा आपने पैगाम दिया कि हर कोई तरक्की की बात करता है या सोचता है, कामयाबी की बात करता है, लेकिन आपका मैसेज जो है वो बड़ा ज़बरदस्त था कि अकेले सफ़र की कोशिश ना करें, बल्कि कोशिश करें कि 2-4 लोगों को अपने साथ शामिल करें। साथ ले एक एक तो कंपनी रहेगी और दूसरा आपका सफ़र अच्छा गुज़रेगा। बिल्कुल, नो तो डाउट। सर, इसके साथ ही मैं आपका वन्स अगेन मशकूर हूँ कि आपने टाइम दिया और अपने कीमती नॉलेज हमारे साथ शेयर किया। तो सर, ऑडियंस को हम खुदा हाफ़िज़ कह सकते हैं, आप जाइएगा नहीं, अभी 2 मिनट मैं थोड़ी-सी आपसे बात करूँगा। इसके साथ ही हाज़रीन, नाज़रीन जो भी सुनने वाले हैं या बाद में सुनेंगे, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस और मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। सर, आप भी अल्लाह हाफ़िज़ कह सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़ जी, थैंक यू वेरी मच। आपने ये अपॉर्च्युनिटी मुझे प्रोवाइड की, बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके और इंशाअल्लाह दोबारा भी राब्ता रहेगा। थैंक